अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक नजर आज के मौज़ूआत पर। इन दिनों एक इशू पर ज्यादा डिबेट तो नहीं हुई, लेकिन जरूर बात हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी तौर पर पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। तो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि क्या इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी तौर पर पाकिस्तान का अगर 5वां सूबा बना दिया जाता है तो क्या उससे पाकिस्तान का जो कश्मीर के ऊपर असूली मौकफ है क्या वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये मत भूलें कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वो ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर जो डिस्प्यूट है वो उसका हिस्सा तस्वुर किया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा की जो इसके ऊपर करारदादें हैं। इस हवाले से बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या इसके ऊपर इत्तेफाक राय मुमकिन है। उसके अलावा हाल ही में हमने देखा कि IPPs यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिजलियां बनाती हैं उनके जो मुआहदे थे उस हवाले से एक कमीशन भी बना जिसकी रिपोर्ट आई और जिसमें यह बताया गया कि शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने इन कंपनीज के साथ असर नौ कुछ मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए और गवर्नमेंट का यह दावा है कि इन MOUs के नतीजे में कोई अगले 28 साल में कौमी खजाने को 836 अरब रुपए की बचत होगी। लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ MOUs हैं, क्या बाकायदा तौर पर इन MOUs को कानूनी शक्ल दी जा सकेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शहबाज प्रोग्राम का आगाज जो पूरा हफ्ता रहा और खास करके जब जो गुज़श्ता इतवार के रोज जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन की और नवाज शरीफ ने अपनी खामोशी तोड़ी और उसके बाद जो एक सिलसिला है कि कौन किससे किस वक्त मिलता रहा, मतलब मेरे ख्याल में एक भरपूर तरीके से सियासी तूफान आप कह लें कि इस वक्त पाकिस्तान में आया है। और इसलिए हम ये डिस्कस करें क्योंकि इसकी मेरे ख्याल में इंप्लीकेशंस हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी और जो दूसरे हसास नोयत के मामलात हैं। कामरान, APC की जब हुई मीटिंग अतवार का, जैसा कि आपने बोला, हमारा जो हफ्ते का प्रोग्राम था हमने उसमें ये इशू सामने रखा था कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों को मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब ये चीजें सारी सामने आई तो इट वॉज लाइक बिटवीन अपोजिशन एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और ये जो एक नई तकौन बन रही है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो बिल्कुल एक साइड पे हो गई है। और जो पिछले एक हफ्ते की डेवलपमेंट्स हैं, इससे एक बात तो जाहिर हो गई कि पिछले 70 से 73 ईयर्स में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत स्ट्रांग रहा और उसमें जो एक रिएक्शन आया मिलिट्री की तरफ से कि हमारे पास ये चल कर आते हैं, हम इनके पास चल कर नहीं जाते। मतलब ये कि एक मतवाजी निज़ाम इसलिए कायम हो रहा है कि आपकी पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। वो अपने ज़ाती मफादात के लिए बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ये मसले हल करें, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व। लेकिन इसके अंदर आप जो कह रहे हैं ना कि मेरे ख्याल में थोड़ी सी जो ज़रा आपकी इंटरप्रिटेशन है, मेरे ख्याल में कि आर्मी की तरफ से या ISPR की तरफ से बाकायदा तौर पर उस तरह से वजात नहीं है। लीक्स जरूर आई हैं, शेख रशीद साहब ने कुछ मीटिंग्स का हवाला दिया जिससे यह तासुर देने की कोशिश की गई कि एक तरफ ये अपोजिशन के जो सियासतदान हैं एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं और फिर खुफिया तौर पर उनसे मुलाकातें भी करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो इल्जामात नवाज शरीफ ने लगाए, जो APC के एलामिये में बात की गई, उसका बराह रास्त अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके अंदर जो सबसे मेरे ख्याल में कंसर्न वाली बात यह है कि देखिए पाकिस्तान जिस खत्ते में रहता है आपको बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। आप जिस खत्ते में वाक़ हैं वहाँ पर आप ये तो तस्वुर नहीं कर सकते ना कि फ़ौज का और इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। और बहुत सी ऐसी मीटिंग्स आपको बुलाना पड़ती हैं, इन कैमरा सेशंस होते हैं, मिलकर फैसले करते पड़ते हैं, डिसीजन करने पड़ते हैं। मेरा जो इसके अंदर कंसर्न ये है कि अब आपने ये जो इस तरह की मीटिंग्स होती थी, शेख रशीद साहब ने जो काम किया, शायद वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे थे, उसका नतीजा क्या निकला है कि अब जो अपोजिशन जमाते हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मजीद बढ़ गया है। कल फॉर एग्जांपल आप करें कश्मीर के ऊपर या किसी बहुत बड़े मसले के ऊपर अगर आपने कोई मीटिंग बुलानी है, जिस तरह बिलावल ऑलरेडी कह चुके हैं, नवाज शरीफ की तरफ से ऑलरेडी बयान आ गया है कि अब से उनका कोई नुमाइंदा या उनकी जमात की तरफ से वो कोई भी खुफिया मुलाकातें नहीं करेंगी, तो इससे मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो हमारी अस्करी क़यादत है और जो हमारी सियासी क़यादत है उनको मिलना पड़ता है। ये बात आपकी ठीक है कामरान। इसमें अब इशू ये है कि जो शेख रशीद का बयान है वो तो जलते पे तेल वाली बात हुई। अब इस सारी डिबेट के अंदर जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो ये थी कि जो
गिलगित बल्तिस्तान का इशू है, क्या वो पाकिस्तान का 5वां सूबा होना चाहिए या नहीं, वो इशू बिल्कुल पीछे चला गया है। और सारे ये बात कर रहे हैं कि जी सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होना चाहिए। तो मेरा ख्याल हम आज के प्रोग्राम में इस चीज़ पे कोशिश करते हैं कि जो की इशू था, जिस वजह से इन तमाम जमातों को बुलाया गया था और ये बैठे थे, बात की थी, उसके ऊपर बात करते हैं। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो इशू जो है वो बैक बर्नर पे चला गया, क्योंकि जो मीटिंग 16 सितंबर को गालिबन हुई थी और इन कैमरा सेशन हुआ था, उसमें जो पार्लियामेंट्री लीडर्स थे, उसमें शहबाज शरीफ भी थे, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे और बाकी लीडरान भी थे, जिनको बुलाया गया था गिलगित बल्तिस्तान के इशू पर बात करने के लिए। और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर गौर कर रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बना दिया जाए, बेशक वो आर्जी तौर पर बनाया जाए। तो इसके ऊपर वो बातचीत करने के लिए गए थे। अब ये जो इशू है ये बहुत हसास मामला है, सेंसिटिव है। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके कश्मीर इशू के हवाले से। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान ये स्टेप इसलिए ले रहा है कि जो भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की थी, तो अब उसके रद्द अमल के तौर पर पाकिस्तान ये काम कर रहा है। लेकिन अगर बहुत से लोगों को शायद याद नहीं होगा, ये सूबा बनाने का जो मसला है या ये जो प्रपोजल है, ये जो पिछली PMLN की गवर्नमेंट थी वहां से शुरू हुआ। सरताज अजीज की सरबराही में एक कमेटी बनी और उन्होंने रेकमेंड किया कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुतालबात हैं उनको माना जाए और आर्जी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना दिया जाए। लेकिन काबीना ने उसकी मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन अब दोबारा से ये प्रपोजल सामने आ रहा है। तो शहबाज, इसके अंदर जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा भी है। उसकी वजह यह है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, उनका बहुत अरसे से मुतालबा है। वो कहते हैं कि हम तो 1947 के फौरन बाद आपसे इल्हाक कर चुके हैं, हम कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ना ही हम कश्मीरी हैं, तो आप हमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं। और उसका वजह वो ये बताते हैं कि जब अगर 5वां सूबा वो बनेंगे, एक तो उनकी नेशनल असेंबली में सेनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी, उसके अलावा फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन है या बाकी इस तरह के फोरम्स हैं, उसमें वो बाकायदा तौर पर बैठ सकेंगे। अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान के जो मुहिब वतन लोग हैं उनकी राय का एहतराम करें और दूसरी तरफ कश्मीर का। मैं आपसे बिल्कुल यही बात पूछने लगा था कि अगर हम उसको 5वां सूबा पाकिस्तान का बना देते हैं, हिस्टोरिकल जो पाकिस्तान की पोजीशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके ऊपर इसके क्या असरात आएंगे? क्या हमारी पोजीशन जो है वो कंप्रोमाइज होगी या हम 5वां सूबा बना लेंगे? सिर्फ भारत की तरफ से एक रिएक्शन मुतवक्के हो सकता है, उसके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके हवाले से मेरे ख्याल में नाजरीन को बताना जरूरी है कि एक डिवीजन भी है, मतलब राय मुनकसिम है। मतलब मेरे दफ्तर खारजा के जो कुछ जराए हैं उनसे बात हुई जो इसके हक में है कि इसको सूबा बनाना चाहिए। उनकी राय यह है कि 5 अगस्त 2019 को जो मोदी सरकार ने इकदाम किया, उसके बाद कश्मीर का जो इशू है वो स्टैटिक नहीं रहा, मतलब मुंजमिद नहीं रहा। और हम क्या कर सकते हैं? अगर हम सिर्फ तकारीर करें, सिर्फ मुजाहरे करें, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा पे इन मामलात को उठाएं, तो शायद उसका प्रैक्टिकली हमें फायदा नहीं होगा। एक रैशनल उसके पीछे यह है कि गिलगित बल्तिस्तान जाहिर है कि हम उसे एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी कि जमीन तो आपके पास है, तो आप पक्के कागज भी बनवा लें। अगर आप उसको सूबा बना लेंगे तो कम से कम वो जो इलाके आपके जेर असर हैं, तो उस पर तो आपका जो आप कह लें कि कंट्रोल मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आप फर्ज करें कि भारत के इस इकदाम के बाद अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते, कोई अमली तौर पर इकदाम नहीं लेते, तो उसका क्या पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि क्या शहबाज, जो आप भी जिक्र कर रहे थे कि इससे हमारी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। अब इसके ऊपर एक और राय भी बिल्कुल मौजूद है। मसलन अब्दुल बासित साहब जो पाकिस्तान के सफीर रहे हैं भारत में, उनका ख्याल है कि यह बहुत हसास नौयत का मामला है। उनका ख्याल है कि हमें इस काम में उजलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम ये स्टेप लेंगे अभी, तो तासुर ये जाएगा कि जिस तरह भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं उसकी पासदारी नहीं की, तो पाकिस्तान का भी तासुर ये जाएगा कि हमने यकतरफा तौर पर ये इकदाम करके उन UN रेजोल्यूशंस को पीछे कर दिया है। और इससे एक और वो इशू कहते हैं कि इसके हवाले से जो AJK के लोग हैं, कश्मीरी हैं, जो मकबूजा कश्मीर के अवाम हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि GB जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का सूबा बन जाए। लेकिन अब ये इशू ऐसा है कि हसास अपनी जगह पे मामला है, एक डायलेमा है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो बहुत डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। जो सबसे मेरे ख्याल में एक लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि 2 सालों के अंदर जो भी कौमी नौयत के मामलात आए,
अगर आप देखें ऑपोजिशन के साथ बात करनी है तो आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि वो compromise शायद नहीं इसी करना वजह चाह रहे, से बैठना नहीं चाह शायद रहे। इसी वजह से मिलिट्री लीडरशिप को मजबूरी की वजह से फिर इन ऑपोजिशन के लोगों के साथ खुफिया बातें करनी पड़ती हैं, उनसे मुलाकातें करनी पड़ती हैं और उनको कन्विंस करना पड़ता है। आपने इख्तलाफात अपनी जगह पे, मतलब मैं कंक्लूडिंग पॉइंट मेरा यही है कि ये दो नुक्ते नजर हैं, ये इतना सादा और आसान मामला नहीं है। छोटी सी इसके ऊपर इस यहाँ पर पे खबर भी है। पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए और तमाम मामलात सामने रखते हुए, क्योंकि एक बात मत भूलें, एक कंसर्न ये भी है कि आज जीबी को अगर आप आर्जी तौर पर सूबा बनाते हैं तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जैसे बासित साहब कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका है, ताकि वो चाहते हैं कि कल फिर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो परमानेंट बॉर्डर बन जाए। तो ये बहुत मेरे ख्याल में एक सेंसिटिव इशू है, डेलिकेट इशू है। इसमें एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी कोशिश की थी कि जो दयामिर बादशाह डैम है उसकी जब फंडिंग का मामला आया था तो आलमी बैंक ने दयामिर बादशाह डैम की फंडिंग करने से इनकार कर दिया। उनका ये मुतनाज़ा इलाका है और मुतनाज़ा इलाके के अंदर हम जो है फंडिंग नहीं करते। हालांकि उनका ये जो पर्सपेक्टिव था हिस्टोरिकली ठीक नहीं था। उन्होंने गालिबन जो भारत के कब्जे में कश्मीर है उस वहाँ भी एक आध कोई प्रोजेक्ट किया था। फिर पाकिस्तान ने एशियाई तरक्याती बैंक से दरखास्त की कि आप हमें कर्जा दें, तो उन्होंने ये शराइत रखी थी कि आप इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई ऐसा कोई लीगल आप स्ट्रक्चर बनाएं कि हम आप उसकी फंडिंग कर सकें। उसी तनाजुर में फिर दयामिर बादशाह डैम के उनके जो एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स थे और जो वहाँ से लोगों ने डिस्प्लेस होना था उसके लिए एक प्रोजेक्ट भी बनाया, पाकिस्तान ने वो प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिया। उसके ऊपर 100 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद एशियाई तरक्याती बैंक ने दयामिर बादशाह डैम की फंडिंग इसलिए नहीं की थी कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक जो इलाका जो मुतनाज़ा है, इंटरनेशनल जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की, उसका फिर नुकसान वहाँ की आबादी को क्या होते हैं, कैसे तरक्की वहाँ पे अफेक्ट होती है। जाती जाती खबर भी हम इससे ब्रेक पे जा रहे हैं कि 4 अक्टूबर को पीटीआई की हुकूमत ने एक प्लान बनाया था कि वो गिलगित बल्तिस्तान में 5 साला तरक्याती मनसूबा वो लॉन्च करना चाह रहे थे। और आपको पता है कि 15 नवंबर में शायद वहाँ पे इलेक्शंस भी होने चाह रहे हैं, तो उससे पहले ये करना चाह रहे थे। जो मेरी इतलात है इसके ऊपर अब हुकूमत सोच रही है कि या तो ये अब चीज़ कैंसिल कर दी जाए क्योंकि पॉलिटिकल बैकलैश आ सकता है कि आप इलेक्शंस को वहाँ पे खरीदना चाह रहे हैं, या उसकी जो डेट्स हैं वो कुछ आगे पीछे हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि अपोजिशन जमातों का ये भी कंसर्न है, क्योंकि गवर्नमेंट का ख्याल था कि ये जो खसूसी या सूबा बनाने की बात है ये इलेक्शन से पहले ही कर दी जाए, लेकिन अपोजिशन समझती है कि ये गवर्नमेंट की एक चाल है क्योंकि उससे वो इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अगेन इससे कतई नजर जो सियासी हमारी पोजीशंस हैं उससे हट के हमें सोचना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म उसका इंपैक्ट है उसको भी देखना पड़ेगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद इसी इशू के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहेंगे जनरल नईम खालिद लोधी और उनसे इस हवाले से बात करेंगे। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो एक प्रपोजल पर गौर कर रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी तौर पर पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। जाहिर है ये मामला हसास नौयत का है क्योंकि इसका ताल्लुक कश्मीर के मसले से भी जुड़ा है। इससे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस स्काइप पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, वजीर दिफा भी रहे हैं और सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं। तो जनरल साहब, आप जो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है खास करके 5 अगस्त के बाद उसको क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं कि हमने कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया। अब ये जो प्रपोजल है कि गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी तौर पर पाकिस्तान का 5वां सूबा बना दिया जाए, आप इसे किस तरह से देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही समत में कदम है, लेकिन जिस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए वो मेरी प्रपोजल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। साहब इस पर गौर किया जा सकता है, मर्जी उनकी है जिन्होंने काम करना है। मेरे ख्याल में सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम यूनाइटेड नेशंस में जाएं और उनको कहें कि एक पार्शियल प्लेबिसाइड का इंतजाम करें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में, और ताकि देख लें कि भी लोग क्या कहते हैं। वो मूव हमारी कामयाब होने का इम्कान नहीं है क्योंकि उसके अंदर भारत इन्वॉल्व है, इतराजात होंगे, लेकिन ये हमें काम करना चाहिए, वहां से नो करवा लेना चाहिए। उसके बाद हमें रेफरेंडम करवाना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में कि लोग बताएं कि वो क्या चाहते हैं, और हमें चाहिए कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया के तमाम लोगों को हम इनवाइट करें कि आके देख लें कि रेफरेंडम फ्री है, विदाउट एनी ड्यूरेस है, और लोग क्या कह रहे हैं। उसके बाद हमें इंतखाबात कराने चाहिए और कंडीशनल इसको प्रोविजनली सूबा बना देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज़ाद कश्मीर के साथ भी ये किया जा सकता है, बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। और उसके बाद जो है उनको पूरे सेनेट में सीटें दें, जो फाइनेंस अवार्ड है उसमें उनका हिस्सा दें। देखें, एक तो कश्मीर के साथ जो मुंसलिक मसला है वो भी बात है, लेकिन लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं उसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो लोग होते हैं, आवाम होते हैं।
वो अरसा दराज से चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। फरमाया कि पहले ये 2 काम करके उसके बाद इंतखाबात करवाए जाएं, तो अभी 15 नवंबर को वहां पे इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 15 नवंबर के इंतखाबात इनको मुलतवी कर दिया जाए और पहले ये 2 स्टेप कर लिए जाए? मेरा अपना ख्याल ये कि ये 2 स्टेप का इस असना में भी हो सकते हैं, इस ड्यूरेशन में भी हो सकते हैं। अगर वो समझा जाए कि ये कम है टाइम, तो टाइम बढ़ाया जा सकता है। जहां शेर वहां सवा शेर, अगर नवंबर के बजाय दिसंबर में हो गए या जनवरी में हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 2 बातें मैंने बताई हैं, इनके नताज बहुत दूर रस होंगे। क्योंकि अभी लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी आप भी वही कर बिल्कुल रहे आप हैं सही कह रहे हैं कि नताज दूर रस होंगे, लेकिन ये एक नुक्ता नजर है। दूसरा, हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं कि जो भारत ने 5 अगस्त को स्टेप लिया, अब लोग कह रहे हैं कि शायद हमारे ऊपर भी दबाव है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को एज अ परमानेंट बॉर्डर मान लें, और अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को बेशक आर्जी तौर पर सूबा मान लेते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि एजेके के साथ भी हमें ऐसे ही करना चाहिए, तो ये तो फिर क्या ये जो कश्मीरियों ने इतनी जो कुर्बानियां दी वो रायगा नहीं चली जाएंगी? मतलब हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं नया स्टेटस को, यूनिलैटरल स्टेप्स लेंगे, तो फिर भारत के पास भी जवाब होगा कि जो उन्होंने काम किया वो बिल्कुल ठीक किया है। ये जो 2 स्टेप मैं कह रहा हूं, भारत ने बिल्कुल और तरीके से काम किया है। उसने ना लोगों से पूछा है, ना किसी से मशवरा किया है, बल्कि उन्होंने तो इम्पोज कर दिया है। इसी चीज को तोड़ने के लिए, इसी का तोड़ मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 2 काम जरूर करें। एक तो यूएनओ को कहें जी आप पार्शियल प्लेबिसाइड अंडर योर ऑस्पिशंस करवा लें, हम अपनी फौज को या बॉर्डर पे लगा देंगे या बैरक्स में बंद कर लेंगे उस 2 दिनों के लिए। और या अगर वो ये नहीं मानते तो फिर हमें रेफरेंडम करवाना चाहिए जिसको इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज हो और तमाम ह्यूमन राइट्स के जितने अदारे आके देखें, ताकि देख लें कि लोग फ्रीली अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल हूबहू वो तो नहीं है जो प्लेबिसाइट है। तो आपका क्या ख्याल है, अगर 70 साल प्लेबिसाइट नहीं हुआ और 100 साल और ना हो, तो हम इन लोगों को लटकाए रखें, उनको उनके हकूक ही ना दें, वो ना इधर के ना उधर के? तो वो, और हम अपना क्लेम जो है मकबूजा कश्मीर पे, उसको बिल्कुल ना छोड़ें, उस पर हम कायम रहें। उसका एक फायदा ये भी होगा, याद रखें मेरे भाई, कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे वो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे आजाद कश्मीर के ऊपर, फिर पाकिस्तान ये नहीं कहेगा कि हम कश्मीरियों की मदद के लिए लड़ रहे हैं, फिर पाकिस्तान कहेगा हम अपने दिफा के लिए लड़ रहे हैं, और फिर हम हर किस्म का जो है ना अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बहुत सारे मजम्मरात हैं और अपना इंटरेस्ट परसू करना चाहिए। दुनिया कितना आपका ख्याल कर रही है, जो आपने दुनिया का ख्याल रखना है। भाई चलो सीधी लाइन के ऊपर, जो आपने काम करना है करो, अपने लोगों का ख्याल रखो, और सिर्फ दुनिया के बारे में अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में हर चीज गवाते ना चले जाओ। सर एक बात ये बताइएगा, आपकी इस सिलसिले में क्या राय है कि ये जो अब हमारी जो तजवीज़ आई है कि जीबी को हम बना दें 5वां सूबा, लेकिन 4 अगस्त इसी साल को हमने दिखाया कि कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा और भारत के भी कुछ हिस्से जो है वो पाकिस्तान का सियासी जो नक्शा इशू किया गया उसमें वो दिखाए गए। तो ये जो जीबी को 5वां सूबा बनाने की बात है, ये उसी वक्त ये स्टेप जहन में था या ये आपको लग रहा है कि ये आफ्टर थॉट है? कोई आपको इसमें से इनकंसिस्टेंसी कोई नजर आ रही है? मुझे, मैं इस बारे में सही कह नहीं सकता, लेकिन चूंकि 2 बातें कही जा रही हैं। एक ये कि कंडीशनल, प्रोविजनल, आपको पता है कि लॉ की जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, विदाउट प्रेजुडिस टू फलाना फलाना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, एंड व्हेनेवर जब भी मौका मिले तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं मकबूजा कश्मीर में। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको पहले ही हम लेट हो चुके हैं, इसको करना चाहिए, ये हमारे इंटरेस्ट में है। और ये कहना कि जी हमने वही कर दिया जो हिंदुस्तान ने किया, ये बिल्कुल गलत है। जो तरीका मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल मुख्तलिफ। हिंदुस्तान तो वह इंतखाब भी नहीं करवा सकता, करवा के देख ले कि वो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो ये हम तो इंतखाबात करवाने जा रहे हैं, और इससे पहले अगर ये 2 स्टेप ये ले लें जो मैं कह रहा हूं, तो बिल्कुल आपका हमवार हो जाएगा मैदान और कोई मुंह नहीं खोल सकेगा। आप उनको बता सकेंगे कि आके देख लें कि लोग क्या कह रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोविजनल है, हम ये भी कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, लेकिन ये है कि इनको पूरे सिस्टम में हम रखेंगे, आगे चलाएंगे, और जब भी ये मौका मिलेगा तो वो भी हो जाएगा जिसके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने वादा किया हुआ है, जिसके कोई क्राइम नजर जाहिर है कि ये ऐसा मामला है कि इसके ऊपर हमें कौमी इत्तेफाक राय चाहिए, क्योंकि हसास नौयत का मामला है और इस पर आईनी तरमीम भी चाहिए होगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। कोशिश तो ये होगी कंसेंसस से जो भी तरमीम इस हवाले से आए। लेकिन जो मौजूदा सियासी हालात हैं, एक तरफ अपोजिशन की मेन जमातें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रही हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी या जो गवर्नमेंट की तरफ से भी लीक्स आ रही हैं। ये जो खलीज बढ़ गई है अपोजिशन जमातों में और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, आपको लगता है कि इस कौमी नौयत के मामलात के ऊपर इस वक्त इत्तेफाक राय हो सकता है? क्योंकि जो 16 सितंबर को मीटिंग इस इशू पर कॉल की गई थी वो तो तनाज़े का शिकार हो गई है। इसीलिए मैं जो जिक्र कर रहा हूं ना कि आप जीबी में रेफरेंडम करवा लें,
वो बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड करेगा तमाम पार्टीज के ऊपर। और जैसे भी जो भी नेशनल इंटरेस्ट में चीज होती है, पहले भी आपने देखा है तमाम तर कड़वाहटों के बावजूद उस पर वोटिंग हो जाती है और वो कामयाब भी हो जाती है। 3-4 वाकयात ऐसे हुए हैं और मुझे उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। हाल ही में साहब, मौजूदा हालात में आपको लगता है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो PMLN जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, वो तो बड़ा वाजे तौर पर नवाज शरीफ का भी बयान आया कि अब से इसके बाद उनका कोई भी नुमाइंदा, कोई भी जमात का रुकन जो है वो अस्करी क़यादत से कोई खुफिया मुलाकातें नहीं करेगा। और हमें पता है कि बाज़ दफ़ा कौमी नौयत के मामलात पर इन कैमरा मीटिंग्स बुलाना पड़ती हैं। डू यू थिंक कि ये जो इस वक्त सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये किसी भी तरह से मुल्की मफाद में है? यहाँ पर थोड़ा सा होनी चाहिए फायर फाइटिंग। जी, कतन मुफाद में नहीं है। और अगर आपने पता नहीं फॉलो किया या नहीं, मैं तो एक नेशनल डायलॉग की बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि तमाम अदारे जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, एक भी नहीं रहा जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं रहा। आर्म फोर्सेस, जुडिशरी, नैब, इलेक्शन कमीशन और इवन आपका मीडिया और सियासी पार्टियां, तो ये एक स्टेलमेट पैदा हो गया। ये एक दूसरे से सींग फंसा के जैसे सींग फंस जाते हैं और वो अलग भी नहीं हो सकते, ये सिचुएशन बन गई है। इस तरीके से पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता अगर ये इकट्ठे ना बैठे। और अगर इन्होंने सर्विसमैन, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल, आप कैसा देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते की जो डेवलपमेंट्स हैं, मिलिट्री अब खुल के उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है और ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि मिलिट्री भी फिर क्यों मिलती है, बिहाइंड द सीन क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं। आप इसको एज एक सर्विसमैन कैसे देखते हैं? क्या ये मिलिट्री के इमेज के लिए बात ठीक है? क्या फौज का जो रोल है हिस्टोरिकली रहा है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, उसके ऊपर भी सवालिया निशानात आएंगे इसकी वजह से? जी, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या ये जो मिलिट्री को मिलना सियासतदानों का, क्या ये आइन की खिलाफवर्जी है या किसी कानून की खिलाफवर्जी है या किसी इखलाकी कानून की खिलाफवर्जी है? तो मेरा ख्याल तीसरी बात सिर्फ इस पर सादिक आती है, ना ये आइन की खिलाफवर्जी है, ना ये किसी कानून की खिलाफवर्जी है। इसलिए जो लोग मिलते हुए शर्माते हैं या घबराते हैं या जो लोग मना करते हैं, उनकी मेरी बात समझ से बाहर है कि भी ये इसका क्या मकसद है? क्या हम आपके भाई नहीं है? क्या मिलिट्री आसमान से उतरी है या किसी और मुल्क से आई है? क्या मशावरत नहीं होनी चाहिए? आपको पता है कि जब चीफ जस्टिस की बहाली का मामला था, तो यही नून लीग जब उनको लेकर आ रही थी और बहुत बड़े क्रैश का इम्कान था पीपल्स पार्टी के साथ, तो आर्मी ने जो रोल प्ले किया सब ने उसको सराहा। उसके अलावा धरने जब किसी के काबू में नहीं आते, फिर आर्मी की वो ली जाती है। जब ये टिड्डी दल आ गया, अभी पेंडेमिक हो गया, अभी कराची डूब गया, भाई आर्मी आपकी आर्मी है। इस कौम ने अपना पेट काट कर इस आर्मी की ये ट्रेनिंग और इस लेवल पे लाए हुए हैं। पूरा हक बनता है कौम का कि इस आर्मी को इस्तेमाल किया जाए। मैं आपसे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने खुद भी जिक्र किया कि तमाम इदारे बशमूल एस्टेब्लिशमेंट मुतनाज़े हो चुकी है और ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। क्योंकि आपका ज़ाहिर फौज से ताल्लुक रहा है, आप इस मौके पर अपने जो इदारे को, एक्स इदारे को क्या मशवरा देना चाहिए, किस तरीके से आगे चलना है? देखिए जी, अदारे को ये चाहिए कि जो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काम है वो ना करें, उसका परसेप्शन खत्म करें। अगर नहीं भी कर रहे उसका परसेप्शन खत्म करें। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि जो ऐसे काम पॉलिटिकल पार्टीज या जुडिशरी में हो रहे हैं या मीडिया में हो रहे हैं, वो भी बंद होने चाहिए। अगर आप सबकी बंदूकें सिर्फ फौज की तरफ रही और बाकी आपने कहा कि हम जो मर्जी करें, खुला खेलें, आप जो ना हमें ना छेड़े, ये नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका बात बिल्कुल ठीक। अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हैं वो एक पेज पे, कहा तो जाता है कि वो है, क्या वो वाकई एक पेज के ऊपर है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का जो रोल था वो इस मौके पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था? जब ये सारी बंदूकें, जैसा जनरल साहब फरमा रहे हैं कि मिलिट्री की तरफ से थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहाँ थे? तो ये वो सारे सवाल है जिनके अभी शायद जवाब आइंदा आने वाले दिनों में मिलेंगे। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पावर सेक्टर की। स्टे विद अस। प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जिक्र करेंगे हम IPPs के हवाले से। गुज़श्ता कई हफ्तों से आपको पता है कि एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो IPPs के साथ माजी में और माजी करीब में जो मुआहदे हुए हैं उसके नतीजे में वो काफ़ी महंगे थे और जरूरत से ज्यादा इन कंपनीज को मुनाफा दिया गया। तो अब गवर्नमेंट ने जो ये IPPs हैं इनके साथ कुछ मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं, जिसके नतीजे में हुकूमत का दावा है कि अरबों रुपए जो पाकिस्तान को जो कौमी खजाना है
उसकी बचत होगी। तो शहबाज, ये क्या स्टोरी है? कम से कम जो तहकीकाती रिपोर्ट या इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें तो बात की गई थी कि शायद हमें कोई 5,000 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा। तो क्या अब जो गवर्नमेंट के लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं, जो MOUs इन्होंने डिफरेंट IPPs के साथ साइन किए हैं, क्या उतने ही हमें पैसों की बचत हो रही ठीक है आपकी कि 5,000 अरब रुपए की बात हुई थी, लेकिन कल जो एक काबीना की जो कमेटी है तवानाई की, उसकी कल मीटिंग हुई थी, असद उमर इसको चेयर करते हैं, तो उसमें पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर इससे कितनी जो सेविंग्स होगी, माहिदे की क्या सूरत होगी, वो सारी जो डिटेल्स है वो पेश की गई हैं। जो आपने फरमाया कि 5,000 अरब रुपया, 5,000 अरब रुपए के बिल्कुल अगेंस्ट ये कोई 836 अरब रुपए का ये कह रहे हैं कि हमारी उसमें बचत होगी, और ये 8 से 10 साल का पीरियड नहीं है, इसमें ये कोई 28 जो है 28 ईयर्स का पीरियड, 28 साल के अंदर ऑन एन एवरेज सालाना 30 अरब रुपया जो है वो बचेगा। 1 रुपया भी बचता है, कौम का पैसा है, वापस आता है, अच्छी चीज़ है। नाज़रीन, इसमें जो वजह है कि 5,000 अरब रुपए की जगह पे अब जो कल इन्होंने तखमीना दिया है तकरीबन 836 अरब का, उसकी वजह क्या है? ये जो IPP नेगोशिएशन कमेटी थी, इसके मैंडेट में जो पावर पॉलिसी 2015 की है, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स लगे थे, वो इसमें शामिल नहीं थी। तो ये जो मुआहदे होने जा रहे हैं, जो इनिशियल इनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मफाहमती याददाश्तें जो इन्होंने इनकी एग्री हुई हैं, वो 47 है, जिसमें 2000 जो पॉलिसी आपकी 2015 की पॉलिसी वो इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 836 अरब रुपए का हम जिक्र कर चुके हैं, इसमें बाकायदा तौर पर ये 28 साल का जो पीरियड होगा उसमें ये पूरी होगी। इसका हम आपको ब्रेकअप दे रहे हैं कि हर जो साल की पॉलिसी थी, जो पाकिस्तान में पहली बाकायदा पॉलिसी आई थी, वो तो 1994 की आई थी, लेकिन उससे पहले 1994 से पहले भी एक हबको पावर कंपनी का एक पावर प्लांट लगा था, उसके साथ भी जो टर्म्स हैं वो रीनिगोशिएट हुई हैं, और हुकूमत का ये ख्याल है कि 62 अरब रुपए की बचत होगी। जो हबको पावर प्रोजेक्ट है, इसके अभी 7 साल बाकी हैं, इसका जो एक लाइफ टाइम होता है उसके किसी भी पावर प्रोजेक्ट का, उसमें जो 1994 की पॉलिसी थी उसके तहत 7 IPPs के साथ उन्होंने मुआहदे किए हैं, और हुकूमत का ख्याल है कि इसमें 92 अरब रुपए की बचत होगी। बड़ी जो इसमें चीज़ में जो तब्दीली आ रही है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं और ऑपरेशनल मेंटेनेंस जो कॉस्ट है उसकी 11% तक उसको कम कर दिया गया है, और पहले इनको डॉलर में इनको पेमेंट होती थी। आप जो बिजली खरीदते हैं आप उसके अगेंस्ट रुपए देते हैं, लेकिन हुकूमत इन IPPs को जो थी वो रुपए की जगह पे वो डॉलर दे रही थी। तो डॉलर के साथ अब इनका जो एक रिलेशन था वो खत्म कर दिया गया, सिवाय उन पॉलिसीज के, उन पावर प्लांट्स के जहां पे फॉरेन सरमाया कर रहे हैं। तो ज्यादातर ये जो प्लांट्स लगाए हुए पाकिस्तानी सरमायादारों ने लगाए हुए हैं, तो उनको अब रुपए में पेमेंट होगी। जो 2002 की पॉलिसी है, इसके तहत जो सबसे बड़ी हुकूमत के ख्याल में बचत होगी, 12 पावर प्लांट्स के साथ इन्होंने MOU साइन किए हुए हैं, और इस 12 में से इनके ख्याल में जो अगले 12 से 21 साल का पीरियड है, सबसे ज्यादा 322 अरब रुपए की यहाँ पे बचत हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है। इसमें जो बुनियादी चीज है कि इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो इन्होंने सरमायाकारी की है, उसके ऊपर जो मुनाफा है उसकी शरह को कम करके 12% कर दिया गया। यहाँ पे भी उनको रुपए में होगी पेमेंट, लेकिन अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है तो उसको इनमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। जो आपकी 2006 की पॉलिसी है, उसके तहत हुकूमत का यह ख्याल है कि 206 अरब रुपए की बचत होगी, और ये कोई 19 मंसूबे हैं जिनके साथ ये टर्म्स रीनिगोशिएट हुई हैं, और 12 से 19 साल के अरसा के दौरान हुकूमत के ख्याल में ये बचत होगी। ये जो उनका रिमेनिंग पीरियड है। लास्टली 2013 की पॉलिसी जो बेसिकली 2006 वाली पॉलिसी है, उसके तहत जो कुछ 8 IPPs थे उनके साथ हुकूमत ने MOU साइन किए हैं। इनका जो हुकूमत का ख्याल है कि 4 से 28 साल के अरसा में इनको 154 अरब रुपए की बचत होगी। कामरान, इसमें अब जो वे फॉरवर्ड है, इसके ऊपर हम अगले पार्ट में बात भी करेंगे सेगमेंट में। वे फॉरवर्ड ये है कि कल काबीना की जो कमेटी है निजकारी की, उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बना दी है। जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है वो अब इन MOUs को एक लीगल उसकी हैसियत देगी, और अगर ये MOUs एक परमानेंट लीगल एग्रीमेंट हो जाते हैं, जो पावर परचेज एग्रीमेंट उनमें तरमीम हो जाती हैं, तो फिर ये जो सेविंग्स हैं जिसका 836 अरब रुपए का जिक्र है वो फिर जो है वो अटेन हो सकती है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जाहिर है कि इसका आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर आप गुज़श्ता चंद सालों में देखें और खास करके जब से ये गवर्नमेंट आई है, जाहिर है IMF की कंडीशंस भी हैं, जिस तरीके से सब्सिडीज खत्म की गई हैं, जिस तरीके से तवातुर से बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो आम सारिफ पर उसका बोझ पड़ा है। तो क्या इन मुआहदों की वजह से आम आदमी को सस्ती बिजली मिल पाएगी? ये भी एक सवाल है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हबको के एक्स CEO हैं, उनसे बात करेंगे इस मामले के ऊपर। जी
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं नजम फारूकी साहब, ये हबको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, और इनसे पूछेंगे जो गवर्नमेंट और आईपीपीज के दरमियान ये जो एमओयू साइन हुए हैं, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि अगले 28 साल में कौमी खजाने को 836 अरब रुपए बचत होने का इम्कान है। तो नजम साहब, जैसे ही ये एमओयू साइन हुए आईपीपीज के साथ, तो लगा यूं कि आईपीपीज के अंदर भी शायद कुछ डिफरेंसेस होते नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एमओयूज आईपीपीज ने साइन किए हैं गवर्नमेंट के साथ, ये हतमी तौर पर एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर सकेंगे या इट इज टू अर्ली? आई थिंक इट्स टू अर्ली, क्योंकि उसके अंदर जो एमओयू में उन्होंने आईपीपी ने शर्त लगाई है कि हमारा जो पिछला आई थिंक मेरे ख्याल में 240 बिलियन रुपीस का जो सर्कुलर डेट बाकी है, पहले वो पे किया जाए तो तब हम इस पे अमल दरामद करेंगे। तो अब क्या गवर्नमेंट ये पेमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है मेरे नजर में। अच्छा, इसमें नजम साहब, आपके ख्याल में जो अभी एमओयूज की इनिशियल शेप हमारे सामने आई है, क्या हुकूमत ने एक बेहतर डील की है? क्या वो तमाम फैक्टर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 2150 अरब रुपए तक हो गया है, जिसमें पिछले 2 साल में 2 गुना इजाफा हो गया है, तो ये इसका यही हल था जो हुकूमत ने कर लिया है कि कुछ उनके रिटर्न्स ऑन इक्विटी थी उसको कम करवा लिया, कुछ एक्सेसिव जो पेमेंट माजी में हुई हैं वो रिकवर हो जाएंगी, या इससे बेहतर डील हो सकती थी? मेरे ख्याल में बेहतर डील के तो मुझे चांसेस नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि एरिया जहां से ये प्रॉब्लम आ रही थी वो इफेक्टिवली सर्कुलर डेट किस चीज से बना था? सर्कुलर डेट इस चीज से बना था कि जो बिजली सप्लाई हो रही थी और जो फ्यूल उस पर इस्तेमाल हो रहा था, उस फ्यूल की पेमेंट नहीं हो रही थी। तो इफेक्टिवली आई डोंट थिंक वुड हैव मेड एनी डिफरेंस। अगर ये अमल दरामद इस पे कर लेते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और मगर मुझे इस पे डाउट है, वो इसलिए कि एक तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इन्होंने जो ऑडिट किया है, क्या उस ऑडिट के बाद जो उसके अंदर उन्होंने बेईमानियां की थी, यानी कि फ्यूल के अंदर मिसयूज के अंदर वो मिसयूज किया गया था, यानी कि ज्यादा शो किया गया था कि फ्यूल का खर्चा हमारा ज्यादा हुआ है, क्या उसको एडजस्ट कर पाए हैं वो ऑडिट के जरिए या नहीं कर पाए? ये कहीं भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इस सिलसिले में जो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो रिकवर होंगे 2002 और 2006 की पॉलिसी पे। वो गालबन आपको याद होगा कि 104 अरब रुपए की बात हुई थी रिकवरीज की, जिसमें गालबन 65 बिलियन इनका जो इस पॉलिसी के तहत है। तो बात आपकी ठीक है। उससे पहले वाली उससे पहले वाली जो 1994 की पॉलिसी है, तो वो तकरीबन सारे प्लांट तकरीबन अब एंड पे है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। जो प्राइवेट आईपीपीज है उसमें इम्पैक्ट 2002 और 2005 का भी इतना ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो सारे उनके लोन तो पे हो चुके हैं। तो जो सिर्फ इसको कहते हैं कि जो पेमेंट वो की जाती है बेसिकली रिटर्न ऑफ इक्विटी, इफेक्टिवली वो और O&M कॉस्ट जो होती है, ये दो ही इस सूरत में पे होती है कि क्योंकि लोन तो पे हो चुका है। तो इन दो के अंदर एडजस्टमेंट जो है, अगर उन्होंने साल तक पर 16% या 18% रिटर्न था, उसको अगर उन्होंने एग्री करवा लिया कि हम 14% या 13% पे कर देते हैं, तो दैट बेनिफिट इज डायरेक्टली अवेलेबल, मतलब वो नजर आ रहा है। O&M में क्या किया है इन्होंने, O&M में अगर कम कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, वो भी ऑडिट के बाद पता चल सकता है। तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम है मेरे हिसाब से। ये ज्यादा सर्कुलर डेट का इम्पैक्ट जो है वो इस पीरियड के दौरान जो जेनकोस लगे थे ना, जो गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं, सर्कुलर डेट उनकी वजह से ज्यादा हुआ है। आईपीपीज उस पीरियड में 5 या 7 थे, उनका इम्पैक्ट इतना नहीं है और उसको मेरे ख्याल में कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा नजम साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत भी है, अब जाहिर है कि ये जो भी मुआहदे आईपीपीज के साथ ओवर द इयर्स हुए, उसका जो पब्लिक जो परसेप्शन है वो ये हुआ कि हमने महंगे दामों बिजली खरीद ली और नुकसान आम आदमी को हुआ। अब ये जो रीनेगोशिएशंस हो रही है, असर नौ हम मुआहदे करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, क्या आपको इससे अगर सही तरीके से नेगोशिएट किया गया, क्या आम सारिफ को फायदा होने का इम्कान है? क्या बिजली सस्ती हो सकती है पाकिस्तान के अंदर? ये मेरे ख्याल में आपका $64 क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ आईपीपीज के मुआहिदों की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि असल लॉसेस जो हो रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहे हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस को गवर्नमेंट नहीं कवर कर पाती तो इस रिडक्शन का आम सारिफ को फायदा नहीं होगा मेरी नजर में। अच्छा, इसमें यह बताइएगा, इससे एक रिलेटेड चीज ये है
कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि काबीना की ये जो कमेटी है तवानाई वाली, इसने एक और फैसला ये किया है कि जो LNG फायर्ड पावर प्लांट्स हैं वो पहले इस चीज़ पे वो पाबंद थे कि जो उनकी गैस की रिक्वायरमेंट्स है 66% उन्होंने उस पर कदगन लगाई थी कि वो LNG कतर वाली खरीदेंगे। अब इन्होंने उसको डील लिंक कर दिया है, उनको इजाज़त दे दिया कि वो अब वो उनके ऊपर ये पाबंदी जो है ख़त्म कर दी गई है। आपके ख्याल में हुकूमत का ये जो कदम है जो गालिबन और निजकारी करने के लिए इन दोनों प्लांट्स की किया है, ये एक बेहतर कदम है या इससे हमारे जो सर्कुलर डेट के प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगे? नहीं, ये बहुत बेहतर कदम है। इनको पहले दिन से यही करना चाहिए था कि जो इम्पोर्टेड LNG है उसको और आम जो गैस जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है उन सबको एक बास्केट में डाल के एक एवरेज प्राइस निकालनी चाहिए थी। अब क्या हुआ कि इन्होंने जब उसको LNG को सिर्फ पावर प्लांट पे लिमिट कर दिया तो उससे आपकी बिजली महंगी पड़नी शुरू हो गई और जो बिजली जो गैस इस्तेमाल हो रही है, डोमेस्टिक इस्तेमाल हो रही है, CNGs में इस्तेमाल हो रही है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, वो सस्ती जा रही है। तो उसका इम्पैक्ट जो था बहुत वो आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन दैट कुड बी टेकन। आप एक कमोडिटी है जिसका पेट्रोल चाहे पाकिस्तान में बनना है या इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको इंपोर्ट करके एक प्राइस पे एवरेज करके उसको बेचते हो, यही इसके साथ करना चाहिए था। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन इफ यू हैव डन दैट। तो हम इस पे इंसिस्ट करते रहे कि उसको अलग मत रखे। LNG जो है इट्स अ गैस, इट्स अ नेचुरल गैस। उस नेचुरल गैस को जो पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस होती है गैस उसके साथ मिक्स करें और एक बास्केट एवरेज प्राइस करें ताकि सिर्फ बिजली बनाने वाले अदारे इस्तेमाल करेंगे तो बिजली महंगी होगी। बहुत शुक्रिया रजब फारूकी साहब, हमारे पास वक्त की किल्लत है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि जो डील्स हैं ये बेहतर हैं, बुरी नहीं है, लेकिन इसमें जो बॉटम लाइन है, अगर आम सारिफिन को फायदा तब ही होगा जब हुकूमत जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं, जो आपकी बिल्स की रिकवरी है वो बेहतर करेगी तो सर्कुलर डेट कम होगा, जो लोगों के ऊपर दोबारा बर्डन डाला जा रहा है वो भी कम डाला जाएगा। अगर हुकूमत अपने जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो खत्म नहीं करेगी, उनको एड्रेस नहीं करेगी और सिर्फ इन मुआहिदों को रीनेगोशिएट करने के ऊपर रिलाई करेगी तो शायद हमें इससे इतने फवायद हासिल ना हो। इसके साथ ही मुझे और कामरान यूसुफ को कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।